हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर सेकंड के कुछ प्रोविजन स्टडी करेंगे। क्या प्रोविजन है वो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 52 से लेके सेक्शन नंबर 55 तक, जो बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में। और जिसका टाइटल है, सेक्शंस का टाइटल है, वो दिया हुआ है कैरेक्टर्स व्हेन रेलिवेंट। कैरेक्टर्स व्हेन रेलिवेंट। तो जनरल असम्पशन ये है कि कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं फैक्टर्स में कहां पर कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाते हैं वो सेक्शन नंबर 52 से लेके 55 तक बात की गई। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको एक बताते हैं समरी। सेक्शन नंबर 52 एंड सेक्शन नंबर 55 यानी टोटल 4 सेक्शन है इसके अंदर। और उन 4 सेक्शन में से जहां से हमारा सेक्शन शुरू होता है कैरेक्टर से रिलेटेड 52 और जहां पे खत्म होता है 55, वो दोनों है सिविल केसेस में, और जो बीच के दोनों हैं 53 और 54 ये दोनों हैं क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है, सेक्शन नंबर 52 और सेक्शन नंबर 55 सिविल केसेस से रिलेटेड है, और सेक्शन नंबर 53 और सेक्शन नंबर 54 डील करता है क्रिमिनल केसेस में। यानी कि इससे एक बात समझ में आ गई हमें कि कैरेक्टर जो होता है वो हमने दोनों ही मामलों में, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी पढ़ना है। अब जब हम बात करते हैं कि कब इंपॉर्टेंट होता है, कब वाइटल होता है, कब देखा जाता है कैरेक्टर और कब नहीं देखा जाता है, वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कैरेक्टर होता क्या है, क्योंकि टाइटल क्या है, कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट। तो कैरेक्टर कब रेलिवेंट होता है, जो कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है। तो यानी कि अगर कैरेक्टर से रिलेटेड कोई फैक्ट आता है तो वो कब रेलिवेंट होता है, और सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स में डील करते हैं। ये हमारे पास 4 सेक्शन। 53 सेक्शन के बाद 53A भी जोड़ा गया क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद में, तो वो भी सेक्शन हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करें कैरेक्टर होता क्या है। कैरेक्टर इंडियन लॉ में कहीं डिफाइन नहीं किया गया, बस सेक्शन नंबर 55 के बाद एक एक्सप्लेनेशन दे दी गई कैरेक्टर के बारे में, और क्या कहा गया कि कैरेक्टर के अंदर 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, रेपुटेशन और डिस्पोजिशन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कैरेक्टर को कोई डिफाइन नहीं किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में, बस जो है कैरेक्टर की एक एक्सप्लेनेशन दे दी गई सेक्शन नंबर 55 के बाद बेयर एक्ट में, और उसमें ये कहा कि कैरेक्टर में 2 चीजें आती हैं, रेपुटेशन आता है और डिस्पोजिशन आता है। और रेपुटेशन और डिस्पोजिशन का क्या मतलब होता है, देखिए, एक व्यक्ति की क्या क्वालिटीज हैं जो उसे दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती हैं, उसे कहते हैं कैरेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, ये वेबस्टर ने डिफाइन किया हुआ है कि एक व्यक्ति की कुछ क्वालिटीज, कुछ पेक्युलर क्वालिटीज जो दूसरे व्यक्ति से उसे अलग बनाती हैं, जो उसकी हैबिट होती है, नेचर होता है, जो दूसरे व्यक्ति से उसे अलग बनाते हैं, उसको बोलते हैं कैरेक्टर। समझ में आ गया। और कैरेक्टर और कंडक्ट में भी फर्क होता है, ध्यान से सुनिएगा, कैरेक्टर और कंडक्ट में भी फर्क होता है। कैरेक्टर अभी आपको बताया, एक व्यक्ति की कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ पेक्युलर क्वालिटीज होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ नेचर होता है, कुछ हैबिट्स होती हैं। लेकिन कंडक्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति एक समूह पर, एक समय पर किस तरीके से कैसे डील करता है, अपनी कौन सी विशेषताएं, कौन सी क्वालिटीज दिखाता है, उसको बोलते हैं उस व्यक्ति का कंडक्ट। यानी कैरेक्टर ऑन द होल वो कैसा है, और कंडक्ट एक टाइम पे उसने किस तरीके से डील किया, उसको बोलते हैं कंडक्ट। तो कैरेक्टर और कंडक्ट दोनों वर्ड हम पढ़ेंगे, और दोनों में डिफरेंस होता है, वो हमने पढ़ लिया। क्या बोला आपको, वेबस्टर ने तो बोला कि पर्टिकुलर क्वालिटीज होती हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे नेचर के होते हैं क्योंकि वो बहुत हेल्पिंग होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, तो उनका नेचर कैसा है, हेल्पिंग, सपोर्टिव, तो ये उनका कैरेक्टर बनाता है। अब हम बात करें कि अगर हम इंडियन लॉ, इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें, तो कैरेक्टर को जो एक्सप्लेन किया 2 तरीके से, 2 वर्ड को इंक्लूड करके किया। क्या, एक तो रेपुटेशन और दूसरा जो है हमने बोला डिस्पोजिशन। जो हम कैरेक्टर की बात करते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं शील, और जब हमने बोला रेपुटेशन और डिस्पोजिशन, तो रेपुटेशन का मतलब होता है ख्याति, और डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि व्यक्ति एक्चुअल में कैसा है। अभी हम बात करें कि जब हम बात करते हैं रेपुटेशन की, 2 वर्ड इसमें इंक्लूड किए, तो रेपुटेशन पढ़ते हैं। रेपुटेशन जैसे ख्याति, यानी कि हम बोलते हैं कि वो बहुत एक रेपुटेड इंसान है, वो पर्सन एक बहुत रेपुटेड है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा क्या माना गया, उसको बहुत ज्यादा एक विशेष तरीके का माना गया है। रेपुटेड का मतलब होता है जो लोग एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं, जिन क्वालिटीज को एक व्यक्ति के बारे में लोगों द्वारा जाना जाता है, उसको उस व्यक्ति की रेपुटेशन बोलते हैं। जबकि डिस्पोजिशन का मतलब होता है एक्चुअल पर्सन की एक्चुअल जो क्वालिटीज होती हैं उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन। वो जो पोजीशन है वो हो सकता है उसके सिवा कोई और जानता ही नहीं हो, या जानते हो तो हद से हद उसके घर वाले यानी इमीडिएट फैमिली
मेंबर्स है वो जानेंगे या वो खुद जानेगा, सिर्फ भगवान जानेगा, खुदा जानेगा। उसके अलावा एक व्यक्ति की एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हो सकता है लोग जानते ही ना हो। एक व्यक्ति की रेपुटेशन बहुत सारे लोगों में अलग तरीके से बनी हुई है, पर वो व्यक्ति असल में कुछ और है, किसी और तरीके का है। तो दोनों ही चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। जब भी कोर्ट फैसला देते हैं व्यक्ति के कैरेक्टर को लेके, तो दोनों ही चीजों को देखना अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि अब हम बात करें, एक केस में भी आया था, एक व्यक्ति को जो मान लिया गया था कि बहुत एरोगेंट है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन असल में वो व्यक्ति वो हेल्पिंग नेचर का था। क्योंकि उसका डिस्पोजिशन कैसे था, हेल्पिंग नेचर का था, सपोर्टिव नेचर का था। लेकिन उसको लोग कैसे मानते थे कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा एरोगेंट है। तो लोग कैसे मानते हैं, वो तो रेपुटेशन है, और जो व्यक्ति असल में है वो उसकी डिस्पोजिशन है। व्यक्ति को कैसा मानते हैं नेबर, लोग कैसे मानते हैं, वो रेपुटेशन है, और असल में व्यक्ति कैसा है वो उसकी डिस्पोजिशन है। और डिस्पोजिशन किसको पता है, उस व्यक्ति को खुद को पता है, उसके घर वालों को पता है, भगवान को पता है, अल्लाह को पता है, खुदा को पता है। वो किसी और को नहीं पता जब तक वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाता। जैसे आपके सामने आपकी क्लास में जब आप पढ़ने जाते हैं तो टीचर सामने खड़ा हुआ होता है। उस टीचर को आप कई बार स्ट्रिक्ट भी मान लेते हैं, खड़ूस वर्ड से डिफाइन करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने घर में क्या खड़ूस ही है, क्या वो मन से ऐसा ही है, वो आप नहीं जानते जब तक आप उसे पर्सनल नहीं जानते। लेकिन अपने रेपुटेशन बना ली कि ये टीचर जो है बहुत खड़ूस है, बहुत स्ट्रिक्ट है, हर बात में डांटता है। वो हर बात में ऐसा ही है या आपके फ्यूचर के लिए हमें समझाने के लिए ऐसा बिहेव करते हैं। तो ये क्या हुआ, वो तो रेपुटेशन है जो हमने बना ली, लेकिन उसकी डिस्पोजिशन जो है वो वेरी कर सकती है। और टीचर्स के मामले में ये बहुत ज्यादा होता है कि रेपुटेशन कुछ और होती है, डिस्पोजिशन कुछ और होता है। ऐसे ही होता है जनरली। क्या होता है, हम जहाँ रहते होते हैं वहां पर जो नेबर होते हैं हमारे, वो आजकल का लोकेलिटी, आजकल का एक मोमेंट इस तरीके का है, लोग जो है एक दूसरे के बारे में राय जो होते हैं नेगेटिव ही बना लेते हैं जनरली। तो वो व्यक्ति असल में कैसा है, नेबर जानते भी हो सकते हैं, नहीं भी जानते हो सकते। तो रेपुटेशन अलग हो सकती है और डिस्पोजिशन अलग हो सकती है, और दोनों को मिला के क्या बनता है, कैरेक्टर बनता है। तो कैरेक्टर की डेफिनेशन तो हो गई, और कंडक्ट और कैरेक्टर अलग अलग होता है। सेक्शन 52 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 52 बोलता है, इन सिविल केसेस टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। क्या बोला, कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड, यानी एक व्यक्ति ने कोई किसी तरीके से बिहेव करा, किसी तरीके से काम किया, और वो काम सही था कि गलत था, उसको प्रूव करने के लिए सिविल मामलों में अगर कैरेक्टर को लेकर के एविडेंस लेकर के आया जाता है तो वो इररेलेवेंट है। आपको इससे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इलस्ट्रेशन देती हूँ 2, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रही हूँ। ए व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगता है फ्रॉड का, बी व्यक्ति लेके जाता है केस, यानी कि बी क्या हुआ, बी हुआ प्लेंटिव, ए क्या हुआ डिफेंडेंट। अब वो बी जब केस लेके जाता है ए के खिलाफ, तो ये बोलता है कि जी इसकी तो आदत ही यही है, इसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है कि ट्रिक यूज करता है, ट्रिकरी एक्टिविटीज करता है, इसीलिए ये फ्रॉड इसने किया होगा। अब कोर्ट ने क्या बोला, कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट, कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट। कंडक्ट क्या था, फ्रॉड। हमने बोला एक समय पर एक व्यक्ति ने कोई कैरेक्टरिस्टिक दिखाई, कोई बिहेव किया, उसको कंडक्ट बोलते हैं। तो कंडक्ट कैसा, फ्रॉड। तो कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट को प्रूव करने के लिए जो अगर आप कैरेक्टर का एविडेंस दे रहे हैं तो वो इररेलेवेंट है, चाहे वो प्रोबेबल के केस में हो चाहे इम्प्रोबेबल के केस में। यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के केस में, कि ये इस तरह से था इसलिए इसने भी यही किया होगा, इसके काम ऐसे ही है तो ये फ्रॉड भी इसने किया होगा। दूसरी तरफ एक और एग्जांपल देते हैं, एक पर्सन के ऊपर चार्ज लगता है नेग्लिजेंट ड्राइविंग का। अब वो ये बोलता है कि देखिए मैं इस तरीके का हूं नहीं, मेरा कैरेक्टर इस तरीके का है नहीं कि मैं नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्रोबेबल। वो बोल रहा है कि देखो मैं ऐसा हूं ही नहीं कि मैं कर सकता हूं। तो ये दोनों ही एविडेंस, प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, कैरेक्टर से रिलेटेड जो आए सिविल मामलों में, दीवानी मुकदमों में, ये क्या बोले, इररेलेवेंट है, असंगत है, यहाँ पर सुसंगत नहीं है। ये हमें यहाँ से क्लियर हुआ सेक्शन नंबर 52 से, कि कैरेक्टर्स टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट सिविल केसेस में, सेक्शन 52 में। अब ये जो केस आया जो मैंने आपको बताया है कि प्रोबेबल इम्प्रोबेबल दोनों ही चीजों में ये आता है, और दोनों ही चीजों में बोला कि इररेलेवेंट है अगर कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी एविडेंस लेके आ जाता है। वो अटॉर्नी जनरल वर्सेस बॉमैन का केस था 1791 का। उस केस में इस बात को हेल्ड किया गया। क्या केस था, इसमें हुआ जो केस चला वो चला इस बात को लेके चला, एक्शन जो लिया गया वो तो पिनल एक्टिविटी के थ्रू, सिविल में लेके गए, उसको क्रिमिनल में लेके नहीं गए।
केस जो गया वो क्रिमिनल में नहीं गया बल्कि सिविल में गया। केस से कैसे रिलेटेड था, एक व्यक्ति के ऊपर चार्ज था कि उसने जो है वेट मुकदमे जो बाट होते हैं तोलने वाले मेजरिंग वेट, उनका गलत इस्तेमाल किया और ऑफिसर को ब्राइब देने की कोशिश की। केस कहाँ लाया गया, सिविल में, सिविल कोर्ट में लाया गया, पेनल एक्शन लेने के लिए लाया गया, क्रिमिनल में नहीं लेके जाया गया। तो जज ने ये बोला कि जो ये आप केस लेके आए हैं वो आप लेके आए हैं सिविल मुकदमों में, तो यहाँ पर कैरेक्टर को लेके आप एविडेंस देंगे वो मान्य नहीं होगा। क्रिमिनल में जाते तो उसको देखा जाता, सिविल मुकदमों में कैरेक्टर से रिलेटेड एविडेंस जो होगा वो रेलिवेंट नहीं होगा। तो अटॉर्नी जनरल वर्सेस गवर्नमेंट 1791 का ये केस हुआ। अब आप ये तो समझ में आ गया कि कैरेक्टर से रिलेटेड अगर आप कोई जो कंडक्ट से रिलेटेड कोई कैरेक्टर का एविडेंस लेके आएंगे सिविल मुकदमों में वो इररेलेवेंट होगा। लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शन है। देखिए, जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में जो सेक्शन के अंदर एक्सेप्शन बोली वो एक्सेप्शन तो ऐसी है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है और उसमें ये बोला गया अगर किसी मुकदमों में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किन्हीं मुकदमों में कैरेक्टर जो है वो ही एविडेंस जो है एक रोल प्ले करता है, इन इशू है, तो उसमें क्या बात करेंगे, उससे रिलेटेड अगर फैक्ट लेके आया जा रहा है तो वो मान्य होगा। ये कैसे समझ में आएगा, देखिए, एक व्यक्ति के ऊपर केस चला, किस चीज का, कि उसने जो है क्या करा, डिफेमेशन का केस चलाया। एक व्यक्ति ने केस चलाया डिफेमेशन का, मानहानि का दावा पेश किया। तो जो डिफेंडेंट था उसने बोला कि जो जर्नलिस्ट है, देखिए इसका काम यही है, ये पहले दूसरों को क्या करता है, उनको जो है भड़काता है और फिर उनके खिलाफ केस फाइल करता है कि ये मानहानि का ऐसा मुकदमा करता है और उसके बाद जो है सबसे पैसे लेता है। तो कोर्ट ने ये देखने के लिए, हाँ भाई ये डिफेंडेंट जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इस चीज को जानने के लिए जो फैक्ट, जो तथ्य पेश कर रहा था डिफेंडेंट, वो देखे। यानी कि हमने बोला कि अगर कैरेक्टर जो है, कुछ रिलेवेंट फैक्ट है उनमें ही कैरेक्टर अगर पता चलता है और उन रिलेवेंट फैक्ट को लेना जरूरी है, और उन रिलेवेंट फैक्ट से कैसे क्या पता चल रहा है, कैरेक्टर पता चल रहा है, तो कैरेक्टर को सिविल केसेस में लिया जा सकता है। मेरी बात शायद आपको समझ में आई, नहीं आई तो दोबारा सुन लीजिए। देखिए, जब किन्हीं फैक्टर्स में कोई फैक्ट जो है हमारे पास रेलिवेंट फैक्ट है और उन रेलिवेंट फैक्ट में कैरेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको देखा जाएगा। ये एक्सेप्शन जो है सेक्शन नंबर 52 लेके अपने साथ चलता है। तो ये तो हो गई एक एक्सेप्शन। हमने आपको बताया इसमें 3 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर जो दूसरी है, सेकेंड है, वो बात करता है सेक्शन नंबर 55। तो आपको सेक्शन नंबर 55 अभी समझ में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 55 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 55 ये बात करता है कि सिविल केसेस में क्यों है, दीवानी मुकदमों में जो है वो क्या होगा, जो कैरेक्टर है वो अगर डैमेजेस से रिलेटेड है, डैमेजेस को प्रूव करने के लिए है, तो कैरेक्टर के एविडेंस दिए जा सकते हैं। अब ये डैमेजेस की क्या बात है, देखिए यहाँ पर पहली बात तो डैमेजेस का जो एडवांटेज है वो प्लेंटिफ के लिए है। डैमेजेस के जो कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे वो प्लेंटिफ के लिए बात करेंगे, एक्यूज्ड के लिए बात नहीं करेंगे। तो अगर डैमेजेस को कम किया जा सकता है, डैमेजेस को बढ़ाया जा सकता है कैरेक्टर प्रूफ करके, किसके, प्लेंटिफ के, तो यहाँ पर कैरेक्टर को एज एन एविडेंस लिया जा सकता है। सेक्शन नंबर 55 क्या बोलता है कि अगर डैमेजेस को, कोई सिविल केसेस हैं उन केसेस में डैमेजेस को कम किया जा सकता है, डैमेजेस को बढ़ाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंटिव्स कैरेक्टर, तो उसको लिया जा सकता है एज एन एविडेंस। सेक्शन नंबर 55 ये बोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल के आती है कि कौन सी ऐसी डैमेजेस होती हैं। डैमेजेस होती हैं जब ब्रीच ऑफ मैरिज का केस हो, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज की, किसी ने किसी से वादा किया कि मैं आपसे शादी करूंगा या करूंगी और वो नहीं करता या नहीं करती, और उस केस में डैमेजेस जो होंगे वो कैरेक्टर पे, वहां पे अगर कैरेक्टर का एविडेंस लाया जाएगा तो प्लेंटिफ के लिए अगर उसकी डैमेजेस को कम या ज्यादा करने के लिए लिया जा सकता है तो उसको रेलिवेंट मान लिया जाएगा। दूसरी तरफ डिफेमेशन के केस में भी माना जा सकता है, रेप के केस में भी माना जा सकता है कैरेक्टर को क्या, डैमेजेस को कम या ज्यादा करने के लिए रेलिवेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने आपको बोला 3 एक्सेप्शन, तो तीसरी एक्सेप्शन क्या है, तीसरी एक्सेप्शन जो है वो सेक्शन नंबर 54 के साथ चलती है। मेरे देखो कंफ्यूजन बिल्कुल अपने माइंड में क्रिएट नहीं करना है, मैं आपको सेक्शन 7 में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप सेक्शन 7 में पढ़ेंगे तो आप जो है बेयर एक्ट में जाते हुए सब चीजें एकदम क्लियर कर पाएंगे अपने दिमाग में। सेक्शन नंबर जो भी बोला आपको
52 की जो थर्ड एक्सेप्शन जो हम बोलेंगे वो सेक्शन नंबर 54 में है। अब सेक्शन नंबर 54 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 54 ये बात करता है कि बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता। मैंने आपको बोला 52 और 55 सिविल मैटर्स में डील करता है और 53 और 54 जो है डील करता है क्रिमिनल मैटर्स में। तो 53 ये बोलता है कि आप एक्यूज्ड का बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता। किसी व्यक्ति का अगर आप बैड कैरेक्टर प्रूव करेंगे, उससे रिलेटेड एविडेंस लेके आएंगे तो वो रेलिवेंट नहीं होता एक्सेप्ट इन रिप्लाई, ये बोलता है पूरा सेक्शन नंबर 54। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने, इसके लिए सबसे पहले सेक्शन नंबर 53 पढ़ते हैं। 53 ये बोलता है क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है। मतलब एक व्यक्ति के ऊपर कोई मर्डर का चार्ज लगा, वो ये बोलता है देखिए मेरा कैरेक्टर इस तरीके का था नहीं, मैं पहले ये काम करता था, मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता हूँ। तो वो अपने कैरेक्टर को लेकर कुछ फैक्ट्स देता है अपने गुड कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए। तो सेक्शन नंबर 53 बोलता है कि वो रेलिवेंट है, सुसंगत है, उन्हें मान लिया जाएगा। जब भी क्रिमिनल केस में गुड कैरेक्टर की बात होती है तो क्या होंगे? एविडेंस रेलिवेंट होंगे। अब 54 में क्या बताया आपको? 54 में ये बताया कि जो फैक्ट होंगे, जो बैड कैरेक्टर होगा वो इररिलेवेंट है। यानी कि अगर क्रिमिनल केस में कोई मैटर आता है तो दो पार्टीज होती है, हमको पता है, एक तो एक्यूज्ड होता है और दूसरी तरफ हमारे पास विक्टिम होता है। तो विक्टिम कोई केस लेके आया, प्लेंटिफ कोई केस लेके आया, तो वो ये कह के कि भाई इसका जो है कैरेक्टर ही ऐसा था, इसकी बैड कैरेक्टर का था, तो सेक्शन नंबर 54 बोलता है ऐसा आप एविडेंस नहीं ला सकते। सेक्शन नंबर 54 क्या बोलता है? आप बैड कैरेक्टर का प्रूफ नहीं ला सकते, एविडेंस नहीं ला सकते एक्सेप्ट इन रिप्लाई। अब एक्सेप्ट इन रिप्लाई का क्या मतलब है? एक्सेप्ट इन रिप्लाई का मतलब ये है कि सेक्शन नंबर 53 ने क्या बोला? 53 ने बोला कि इन क्रिमिनल केसेस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट। तो अगर ए जो है इस सेक्शन का बेनिफिट लेते हुए अपने गुड कैरेक्टर का प्रूफ लेके जाता है, अपने गुड कैरेक्टर को प्रूफ करने के लिए एविडेंस देता है कि देखिए मैं ऐसा काम कर नहीं सकता, तो इसकी रिप्लाई में सेक्शन नंबर 54 विक्टिम को ये देता है, ये राइट देता है कि ठीक है आप भी जा सकते हैं ये प्रूफ करने के लिए कि इसका बैड कैरेक्टर है। बैड कैरेक्टर प्रूफ नहीं किया जाता एक्सेप्ट इन रिप्लाई। तो ये बात हमें समझ में आ गई। इस सेक्शन नंबर 54 में दो एक्सप्लेनेशन ऐड की गई। पहली एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि अगर एक व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, बैड कैरेक्टर है, अगर वही इश्यू में है, अगर एक पर्सन का बैड कैरेक्टर इश्यू में है तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त तो आपको चाहे आप मतलब चाहे अगर किसी व्यक्ति का बैड कैरेक्टर इश्यू में है, बैड कैरेक्टर इन इशू फैक्ट इन इशू, अगर फैक्ट इन इशू में किसी का बैड कैरेक्टर ही है, जैसे हम बोले ना फैक्ट लेके जाते रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, तो अगर उस फैक्ट में कैरेक्टर ही है, बैड कैरेक्टर ही है, तो वह क्या होगा? तो फिर सुसंगत है, रेलिवेंट है, उसको तो लिया जाएगा। तो अभी 52 की वही एक्सेप्शन पे चलते हैं। वो क्या बोल रहा है कि अगर बैड कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू है तो वो कंसीडर करना ही पड़ेगा कोर्ट को। अब यहाँ पे बात आती है, हमने बोला कि जो क्रिमिनल केस की बात है तो सिविल केसेस में भी होता है, जो क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया सेक्शन नंबर 52 में, लेकिन सेक्शन नंबर 2 इंडियन एविडेंस एक्ट का वो खुद बोलता है कि जो फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड रेलिवेंट फैक्ट आएंगे उन्हें कंसीडर कोर्ट करेगा। तो अगर सिविल केसेस में भी कोई जो है केस आता है वो इस तरीके का आता है जो कि बैड कैरेक्टर से रिलेटेड है, तो फैक्ट इन इश्यू में है, तो उससे रिलेटेड जो एविडेंस होंगे वो भी कोर्ट में सिविल मुकदमे में भी लाए जा सकते हैं, अगर कैरेक्टर ही बैड कैरेक्टर ही फैक्ट इन इश्यू में है। जैसे क्रिमिनल की अगर मैं बात करूं, किसी के ऊपर चार्ज लगता है क्रूएलिटी का, ह्यूमन पे क्रूएलिटी का अगर चार्ज लगता है तो उस क्रूएलिटी को साबित करने के लिए कि हाँ इसने ऐसा किया है, वो दे सकता है, या अगर फैक्ट इन इश्यू क्रूएलिटी का चार्ज है ना, फैक्ट इन इश्यू तो यही है, तो विक्टिम जो है ये इसके खिलाफ सबूत दे सकता है। और अगर ये बोले जी देखिए क्रूएलिटी का मेरे ऊपर चार्ज लगा लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, तो इसने गुड कैरेक्टर का अपना प्रूफ दिया, तो ये फिर कह सकता है कि देखिए इसने इस तरीके का है, इस तरीके का व्यक्ति, तो ये इसके अगेंस्ट अब बैड कैरेक्टर में भी दे सकता है। लेकिन 52 में हमने एक्सेप्शन में क्या बात करी कि अगर सिविल मुकदमे भी फैक्ट इन इश्यू में बैड कैरेक्टर है तो वहां पे भी कोर्ट कंसीडर कर सकती है कैरेक्टर से रिलेटेड एविडेंस। तो ये तीन एक्सेप्शन हमारे पास हो गई सेक्शन नंबर 52 की। 53 आपको क्लियर हो गया कि गुड कैरेक्टर से रिलेटेड रेलिवेंट जो फैक्ट होंगे वो दिए जा सकते हैं, वो रेलिवेंट होते हैं। 54 भी क्लियर होगा, मैंने बताया कि बैड कैरेक्टर को हम नहीं ला सकते, एविडेंस के बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट है, लेकिन दो केसेस में उसको लाया जा सकता है जब ऑलरेडी गुड कैरेक्टर का प्रूफ दे चुका है कौन? एक्यूज्ड, और दूसरे केस में पहले बोला हमने बैड कैरेक्टर इज एन इश्यू और प्रीवियस गुड बैड कैरेक्टर, अगर प्रीवियस बैड कैरेक्टर को प्रूफ करना है तो भी बैड कैरेक्टर लाया जा सकता है। जैसे कि बोलेंगे देखिए पिछले केस में पिछले जो है ये व्यक्ति ऐसे करता आया है, इस तरीके से करता आया है, तो वो उसका जो कन्विक्शन है वो भी लाया जा सकता है। देखिए स्कॉट वर्सेस सैमसन के केस में 18
कहा गया कि अगर एक व्यक्ति के कैरेक्टर को प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी रेपुटेशन। तो जनरल एविडेंस ऑफ रेपुटेशन देंगे तो पता चल जाएगा कि कैरेक्टर क्या है। जनरल एविडेंस ऑफ रेपुटेशन देंगे तो पता चल जाएगा कि कैरेक्टर क्या है। यहाँ पे देखिए हबीब मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1954 का केस। इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि एक एक्यूज्ड की, ये क्रिमिनल केस से रिलेटेड है, 53 से रिलेटेड है, तो अगर एक व्यक्ति की इनोसेंस, एक्यूज्ड की इनोसेंस को प्रूव करना है या उसकी गिल्टी होने को प्रूव करना है तो दोनों ही केस में उसके कैरेक्टर को एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है। इनोसेंस भी प्रूव करने के लिए और फिर गिल्ट को भी, दोनों ही चीजें प्रूव करने के लिए कैरेक्टर लिया जा सकता है और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये बी वसंती वर्सेस बख्ता बचालू 1992 का केस है। इसमें क्या बोला कोर्ट ने, इसमें ये बताया गया दो व्यक्ति थे, हस्बैंड वाइफ, उन दोनों के बीच में माइनर चाइल्ड की कस्टडी को लेके केस चल रहा था। अब दोनों की कस्टडी के लिए केस चल रहा था तो ए ने बोला, मतलब हस्बैंड बोलता है कि वाइफ का कैरेक्टर इस तरीके का है कि वो निग्लेक्ट करता है मेरे चाइल्ड को, और हस्बैंड जो है वो वाइफ जो है वो भी सेम चार्जेस लगाती है हस्बैंड पे। तो दोनों ही जब इफेक्टिव इशू में दोनों में कैरेक्टर आ गए, जैसे अभी हमने बोला बैड कैरेक्टर इज एन इशू, तो दोनों के बैड कैरेक्टर इशू में थे तो कोर्ट को जो है कैरेक्टर देखने पड़े। अब आता है भरपूर सिंह वर्सेस पुरुषोत्तम दास 2015 का केस। तो भरपूर सिंह वर्सेस पुरुषोत्तम दास 2015 के केस में भी कोर्ट ने ये बोला, ये प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड केस था, उसमें बोला कि जो 52 है और हमारे पास 55 जो केस है, यानी कि वो सिविल केसेस से रिलेटेड है। सिविल केसेस में अगर यहाँ पे देखना वही वाली बात चली जो मैंने भी आपको एक्सेप्शन बताई, अगर फैक्ट इन इश्यू में बैड कैरेक्टर है तो वो लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। सरदार सरदूल सिंह कवेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1963 में भी ये बात की गई कि जो गुड कैरेक्टर के रेलिवेंट प्रूफ है वो दिए जा सकते हैं और बैड कैरेक्टर के जो प्रूफ है वो नहीं दिए जा सकते। अब हमारे अभी आपको बताया 2013 अमेंडमेंट के बाद 53A भी जोड़ा गया। 53A में क्या है, 53A में ये है कि विमेन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है सेक्शन नंबर 354 आईपीसी इंडियन पीनल कोड में है, और जो बात करें 376 वो भी विमेन से रिलेटेड क्राइम है, वो भी यहाँ आईपीसी में है। अब इन दोनों ही क्राइम में चाहे 354A B C D सब हो, इस तरीके से 376 A B C D जितने भी हैं सभी के सभी में से रिलेटेड अगर कोई केस आता है और उन केसेस में इस चीज के ऊपर पॉइंट होता है कि कंसेंट थी या नहीं थी, तो उस कंसेंट की जब हम बात करें, वहां पे कैरेक्टर की अगर बात करें तो कैरेक्टर जो है वहां पे कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, मतलब वहां पे कैरेक्टर रिलेटेड एविडेंस नहीं लिए जाएंगे। सिंपल सी बात याद रखिएगा, 53A में बोलते हैं कि कैरेक्टर से रिलेटेड एविडेंस नहीं लिए जाएंगे, और 53 किन सेक्शंस पे एप्लीकेबल होता है, 354 और 376 दोनों से रिलेटेड में ही इश्यू में है तब रेलिवेंट हो जाता है बैड कैरेक्टर देखना। दूसरी चीज, अगर बैड कैरेक्टर का प्रीवियस कैरेक्टर को दिखाना है, प्रीवियस उसने कुछ कन्विक्शन किया था वो प्रूफ करना है तो भी बैड कैरेक्टर दिखाया जा सकता है। और बैड कैरेक्टर किन्हीं और फैक्ट्स में भी रेलिवेंट है, जैसे सेक्शन नंबर 6 से लेके 55 तक जितने भी प्रोविजंस है वहां पर कहीं पर भी बैड कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी एविडेंस दिया जा सकता है, या बैड कैरेक्टर को प्रूफ करके ही कोई जो है फैक्ट दिया जा सकता है तो वो रेलिवेंट होगा, ये बात हमें देखनी है। अब एविडेंटरी वैल्यू क्या है, सेक्शन नंबर 52 से लेके 55 तक ये कैरेक्टर की हम बात करें, वो एविडेंटरी वैल्यू क्या है, इसके लिए बहुत अच्छा केस लो है, वो है हमारा बिशनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 का केस। इसमें केस ने बोला कि जो एविडेंटरी वैल्यू है कैरेक्टर नामक एविडेंस की जो एविडेंटरी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा वीक है और वो कभी भी टिल्ट किया जा सकता है। उसको टिल्ट का मतलब, अगर कभी भी कोर्ट को लगेगा कि मतलब कि एक्यूज्ड को जब हम बोले कि डाउट का, हमें किसी को संदेह का भाव देना है, प्रॉफिट देना है, अगर हम बात करें कि अगर हम किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना है तो फिर किसको देंगे, तो एक्यूज्ड को दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कैरेक्टर के रिलेटेड कोई बेनिफिट ऑफ डाउट होता है तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट किसके पास जाता है, वो एक्यूज्ड के पास जाता है। इसीलिए जो एविडेंटरी वैल्यू है ऑफ कैरेक्टर एविडेंस की वो वीक मानी गई भगवान स्वरूपलाल बिशनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये कहा गया। आई होप आपको क्लास में समझ में आ गया कि क्या हमने बात करी, क्या हमारे केस लो थे और कैरेक्टर क्या होता है और कैरेक्टर किन किन तरीके से होता है। 52 और 55 में सिविल केसेस, 53 और 54 में क्रिमिनल केसेस, 52 की 3 एक्सेप्शंस हैं और 54 की भी
तीन जगह पे एप्लीकेबिलिटी है। तो ये सब हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट। एंड अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।